इस सब के बीच में अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नई सरकार ने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है, लेकिन दो नए राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। इसके अलावा 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी 2 चरणों में होंगे। 47 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग 13 नवंबर को होगी और 1 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो है वायनाड और नांदेड़। वायनाड में 13 नवंबर और नांदेड़ में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। वायनाड सीट लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है और यहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका गांधी का नाम लिखा है, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव बलवंतराव चौहान के निधन के बाद से खाली हुई है। यह खबर है। Date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो पंजाब की 4 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 9, राजस्थान की 7, बिहार की 4, गुजरात की 1, सिक्किम की 2, असम की 5, मेघालय की 1, पश्चिम बंगाल की 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 2 सीट, केरल की 2, कर्नाटक की 3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस लिस्ट में यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का जिक्र नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव का ऐलान नहीं किया है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं होने की वजह से अब यूपी के 9 सीटों पर ही पहले चरण में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ऐसे में सवाल उठा कि जब 48 जगहों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं तो मिल्कीपुर में क्यों नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जिन सीटों पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, इसीलिए वहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है. ठीक है? वो दे देंगे. वो 2 तो मैंने बताई दी आपको. दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर में 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि फैजाबाद के मौजूदा सांसद और तब मिल्कीपुर में से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने 2022 में जिस नोटरी से लेकर शपथ पत्र दायर किया था उसका लाइसेंस कई वर्ष पहले ही खत्म हो गया था, इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म की जाए। 2024 में अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया, जिससे ये मामला खत्म हो जाना था। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से संबंधित एक और व्यक्ति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके कारण चुनाव आयोग ने आज मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया है। इस सब के बीच मिल्कीपुर के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका को वापस लेने का ऐलान किया। आपने चुनाव की तारीखों को समझ लिया, जान लिया, तैयार हो जाइए वोट डालने के लिए अगर आप उन राज्यों में हैं। अब जरा महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों की तैयारियों पर चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र में मोटे तौर पर 2 गठबंधन हैं। एक महायुति जो अभी सरकार चला रही है, महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, इसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल। इन्हीं दोनों गठबंधन में सीधी लड़ाई भी होनी है, लेकिन सवाल सीटों का है, जिस पर मुंबई से दिल्ली तक मंथन और मीटिंग का दौर जारी है। हम एक एक करके दोनों गठबंधन का सीट फॉर्मूला आपसे शेयर करने वाले हैं। पहले बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की बात करते हैं। हमारे संवाददाता अमोद राय को सूत्रों से पता चला है कि राज्य की कुल 288 सीटों में बीजेपी लगभग 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
शिंदे गुट को 80 जबकि अजीत पवार गुट को 40 सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें गठबंधन के अन्य दलों को दी जा सकती हैं। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला लगभग फाइनल भी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी विदर्भ, कोंकण, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीटों पर ज्यादातर उम्मीदवार उतारेगी। अजीत पवार मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे, जबकि शिंदे गुट का फोकस मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्र पर रहेगा। बुधवार शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। उसके बाद नामों का ऐलान भी शुरू हो जाएगा। बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन की बात हो गई, तो अब कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन की ओर चलते हैं। कल सीटों को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के नेताओं ने आलाकमान को यह सलाह दी है कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए किसी भी तरह के टकराव और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। शायद इसीलिए कांग्रेस की तरफ से भी सीटों पर सहमति बनाने को लेकर तेजी दिख रही है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को सूत्रों से जो पता चला है उसके मुताबिक महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के बीच 220 सीटों पर सहमति बन गई है, जबकि 68 सीटों पर अभी चर्चा जारी है। जल्दी इसका फॉर्मूला भी निकाल लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अकेले 105 से 110 सीटों पर लड़ सकती है, जबकि उद्धव की शिवसेना 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 70 से 75 सीटें शरद गुट को दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा बची सीटों पर समाजवादी पार्टी को एडजस्ट किया जा सकता है। अघाड़ी के तीनों दल फिलहाल 220 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। बाकी बची 68 सीटों पर भी सहमति की कोशिशें जारी रहेंगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की कल बैठक है। दिल्ली में मीटिंग कांग्रेस मुख्यालय में शाम 5 बजे होगी।